हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। देखिए, हम यहां पर देख रहे थे 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसका आज ये 13वां भाग है, 13 पार्ट है। अब तक आप 12 पार्ट देख चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो जाकर प्लेलिस्ट में उसको वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। और कल की ही भांति अर्थात 12वें एपिसोड की भांति ही मैंने यहाँ पर 3 टेबल्स को अनेक्स किया है, लास्ट में 3 टेबल्स को जोड़ा है। और आज का हमारा जो प्रमुख बिंदु है वह 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और उससे संबंधित 3 टेबल्स यहाँ पर वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगी और उस पर व्याख्या मिल जाएगी, ताकि आपको इन्हीं प्रश्नों को मात्र पढ़ने से इससे संबंधित कभी कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए यूपी पीएससी 2020 के लिए, बीईओ के लिए, आरओ एआरओ के लिए जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, यूपी ट्रिपल एससी के लिए तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज यहाँ मिलने वाला है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 1 अर्थात 361 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सैनिक टुकड़ियों के विद्रोह का कारण रहे? ठीक है, तो निम्न में से कौन जो सैनिक टुकड़ियाँ थी, अर्थात सैनिक विद्रोह ये पहला नहीं था, कई सारे सैनिक विद्रोह हुए थे। तो उसका तात्कालिक कारण आपको पता ही होगा कि चर्बी लगे जो कारतूस थे उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया। एक एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस कर, देखिए मेरी सारी बातों को ध्यान सुनिएगा। राइफल का नाम इनफील्ड था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय ब्रिटिश द्वारा सेना में। उसमें जो कारतूस प्रयोग होते थे, ऐसा बताया जा रहा था कि उनमें उनको दांत से पहले उनकी खोल को, उनकी कवर को काटना होता था, और उस कवर में जो चर्बी लगी होती थी, चर्बी प्रयोग की जाती थी, वो या तो गाय की चर्बी होती थी या सूअर की चर्बी होती थी। तो गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए मुंह से नहीं टच कर सकते थे, और मुस्लिमों के लिए सूअर की चर्बी को अपवित्र माना जाता था। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया गया। और कुछ बातें ऐसी थी जैसे कि उस समय जो अंग्रेज लोगों ने यहाँ के सैनिकों को रखा हुआ था, तो सैनिकों को कहीं भी भेज देते थे। तो ये माना जाता था कि भारतीय अगर समुद्र पार करके जाएंगे तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी, उनकी जाति खत्म हो जाएगी, अर्थात हिंदुत्व का अपमान था। इस प्रकार कई सारी भावनाएं थी सैनिकों के अंतर्गत, सैनिकों में जो हुई, और समाज में कई तरह की प्रॉब्लम व्याप्त थी, अंग्रेजों के प्रति कई तरह का रोष था। उसके आधार पर 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सैनिक टुकड़ियों के विद्रोह का कारण देखिए, लॉर्ड कैनिंग का जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल था। जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट भी था, जिसके अनुसार ये कहा जाता था कि अगर किसी भी जगह पर किसी भी देश में भेजा जाएगा तो सैनिकों को जाना ही होगा। और दूसरी बात इसमें थी कि जाने वाला जो बाहर जाने के समय भत्ता मिलता था, वो भत्ते समाप्त कर दिए गए थे। तो ये इस एक्ट के तहत किया गया था। भुगतान और पदोन्नति में भेदभाव किया जाने लगा था इस एक्ट के तहत, अर्थात जो सेना में हमारे यहाँ का जो इंडियन था वो ब्रिटिश के सामने कभी प्रमोट नहीं हो सकता था, वो सिंपल सोल्जर ही बना रह के रिटायर हो जाता था। सिपाहियों का समुद्र पार भेजा जाना, तो ये सभी थे, ठीक है। मैंने बताया भी समुद्र पार भेजा जाना, समुद्र पार जाने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे, ऐसा मानते थे कि हमारी जाति नष्ट हो जाएगी, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण नहीं था। देखिए यहाँ पूछा जा रहा आर्थिक कारण नहीं था, भारतीय शहरी हस्तशिल्प व्यापार की क्षति, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ सब कुछ हस्तशिल्प के द्वारा होता था भारत में, और यहाँ से कच्चा माल ले जा करके ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने यहाँ मशीनों द्वारा तैयार करते थे। तो मशीनों से जो तैयार किया हुआ माल होता था अपेक्षाकृत ज़्यादा सफाई से होता था, ज़्यादा अच्छा होता था, तो वो बिकने लगा यहाँ पर, और भारतीय हस्तशिल्प की हानि होने लगी। तो ये भी एक आर्थिक कारण था। भारतीय वस्तुओं पर उच्च करारोपण, वो चाहते थे कि ब्रिटेन से आयात की गई वस्तुएं ही बिकें यहाँ पर, तो वहाँ से वस्तुएं आयात करने को शुल्क मुक्त कर दिया गया था, और भारतीय वस्तुओं की बिक्री पर अधिक कर लगा दिया गया। ये भी आर्थिक कारण था। रेल सेवा का विस्तार, ये भी आर्थिक कारण था। रेल द्वारा जो उनका कच्चा माल यहाँ से आराम से निकल पाता था, और तैयार गुड्स उनके हर जगह गाँव तक उनकी पहुँच हो गई थी। ईसाई धर्म का अधिक प्रचार प्रसार, ये कारण तो था 1857 के विद्रोह का, लेकिन ये आर्थिक कारण नहीं था, अर्थात ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखा करिएगा क्वेश्चन हमेशा पूछना क्या चाह रहा है, तो यहाँ आर्थिक कारणों के बारे में बात कर रहा है, तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कोई आर्थिक कारण से संबंधित नहीं है। कारण तो है, जब पूछा जाएगा 1857 के विद्रोह का कारण तो आप इसको बताएंगे, गिनाएंगे, लेकिन जब आर्थिक कारण की बात हो रही तो इसको हम नहीं बताएंगे, धार्मिक और सामाजिक कारणों के अंतर्गत आएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 363 नंबर है, उदयपुर का विलय ब्रिटिश राज्य में किस आधार पर किया गया? कुछ लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
हड़प नीति के अंतर्गत उसने दो प्राविधान रखे। एक कुशासन का आरोप लगा करके, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया अवध को किस आधार पर विलय किया गया, तो कुशासन के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके किया गया, अवध के लिए ये लागू हो जाएगा। झांसी को, क्योंकि जो गंगाधर राव जी थे जिनकी पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई, वो निसंतान ही मर गए थे, तो उनके संतान नहीं थी। झांसी को किस आधार पर किया गया, निसंतान का आरोप लगा करके, अर्थात जो राजा थे, रजवाड़े थे, उनको संतान गोद लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था हड़प नीति के अंतर्गत। तो निसंतान, अन्य कारण और भ्रष्टाचार ऐसा कुछ भी नहीं था, दो ही ये कारण थे राज्य हड़प नीति के अंतर्गत, दो क्लॉज थे जिसके अंतर्गत राज्यों को हड़प लिया जाता था। तो झांसी, उदयपुर, नागपुर, संभलपुर, याद रखिए झांसी, उदयपुर, नागपुर और संभलपुर, इन चारों को निसंतान राजाओं को गोद लेने से रोक करके राज्य को हड़प कर लिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, झांसी, उदयपुर, नागपुर, संभलपुर, ठीक है। और अवध कुशासन के आधार पर हड़प किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। 1857 में ब्रिटिश सेना में कुल कितने भारतीय सिपाही थे। देखिए, जो ब्रिटिश सेना में उस समय जो सिपाहियों की संख्या थी लगभग 2,57,000 थी, ठीक है, 2,57,000। बम्बई, मद्रास, बंगाल, सभी जगह मिला करके, ठीक है, 2,57,000 सिपाही थे भारतीय, जो ब्रिटिश सेना में भारतीय कार्यरत थे, वो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे अधिक सेना कहाँ की थी 1857 के संग्राम में, तो अवध की सेना थी, इसको भी याद रखिएगा, अवध की सेना थी। कारण इसका क्या था कि यहाँ पर नागरिकों ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया, ठीक है, लगभग 50,000 सिपाही थे और 1 लाख तो ऐसे नागरिक थे जिन्होंने भाग लिया था लड़ाई करने में, डायरेक्ट प्रत्यक्ष हथियार औजार जो भी था अपने पास लेकर के वो फील्ड में उतर आए थे। तो अवध से लगभग हो गए थे 1.5 लाख जो लड़ाई लोग कर रहे थे, उसमें से 50,000 अवध के सैनिक थे। इसीलिए कहा जाता है सर्वाधिक अंग्रेजों को परेशान किस रियासत ने किया था, अवध ने किया था। सन 1856 के सैन्य आदेश में क्या शामिल था, ठीक है, क्या सैन्य आदेश जो 1856 का था उसमें क्या शामिल था। कुछ समय फिलहाल इसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। कुछ समय सिपाहियों को विदेश में काम करना अनिवार्य, सिपाहियों का भत्ता समाप्त कर दिया गया, जो बाहर जाते थे तो अतिरिक्त भत्ता मिलता था वो समाप्त, जातिगत चिन्ह पहनने पर रोक लगा दिया गया। तो ये सभी शामिल थे, ठीक है, इसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में ही है ये सब। 366 नंबर, मंगल पांडे ने कब चर्बीयुक्त कारतूसों का बहिष्कार किया, ठीक है, तो 29 मार्च 1857, ये तिथि याद रखिए। इन्होंने, जो मंगल पांडे जी थे, वो 34वीं बंगाल बटालियन, नेटिव इन्फेंट्री बंगाल के सिपाही थे, ठीक है। इन्होंने मना कर दिया था चर्बीयुक्त कारतूसों को अपने मुंह से खींचने पर, जिसकी वजह से जब अंग्रेज अधिकारियों ने इन पर शिकंजा कसने का प्रयास किया तो उन्होंने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी। एक था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा था लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन। तो याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन, इन दोनों की हत्या कर दी थी 29 मार्च 1857 को ही, और इनको पकड़ करके फांसी दे दी गई। फांसी कब दी गई, 8 अप्रैल 57 को, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। ये तिथि भी याद रखिएगा। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, आम क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बार का पूछा गया, रिपीटेड है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसको आप कमेंट में लिखेंगे। 367 नंबर का उत्तर कमल है, घोड़ा है, कमल और चपाती दोनों है, या फिर सिर्फ चपाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप लिखिएगा। 368 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना क्या मानी जाती है। देखिए, अंतिम घटना क्या मानी जाती है, तो इसमें है अंग्रेजों का दिल्ली पर पुनः अधिकार। ये तो सबसे पहली घटना थी, जब घटना नहीं पहली थी, दिल्ली में सबसे पहले विद्रोह भी हुआ था और दिल्ली का विद्रोह सबसे पहले दबा भी दिया गया, तो ये पहली घटना हो ही नहीं सकती है। मौलवी अहमदुल्ला की हत्या, ये तो 1858 में करी जाती है, 1858 में करी जाती है। लखनऊ पर पुनः अधिकार, ये भी बीच में ही होता है। और तात्या टोपे की गिरफ्तारी कब होती है, देखिए, जो तात्या टोपे की गिरफ्तारी होती है 18 अप्रैल 1859। उसके बाद इनको फांसी दे दी जाती है और ये उस समय जो विद्रोह का दमन था उसके चरण में आखिरी घटना मानी जाती है, तात्या टोपे की गिरफ्तारी या तात्या टोपे की फांसी, जो भी कहा जाए। किस क्रांतिवीर या क्रांतिकारी पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था, वही जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया। तो अवध से संबंधित नवाब कौन थे, मौलवी अहमद उल्ला, ठीक है। 50,000 रुपये पर इन पर इनाम रखा गया था।
370 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1800, एक मिनट क्वेश्चन, हाँ ठीक है चलिए, 369, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, स्वतंत्रता मिलने के समय 1947 के आसपास के लोग रहे हैं ये लोग। तो उसके मध्य विस्कॉट पामस्टन, ठीक है, विस्कॉट पामस्टन आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बंगाल में नील आंदोलन कब हुआ था? बंगाल में नील आंदोलन कब हुआ था? तो बंगाल में नील आंदोलन हुआ था 1859 में। ये क्वेश्चन कई बार आती है। बंगाल नील कृषकों की दुर्दशा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है नील दर्पण। नील दर्पण बंगाल नील कृषकों की दुर्दशा को दर्शाती हुई किताब है। इस किताब के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्रा। कौन है? दीनबंधु मित्रा। ये भी बहुत बार का आया हुआ क्वेश्चन है, दीनबंधु मित्र या दीनबंधु मित्रा लिख करके आता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, 1859 में बंगाल में नील आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो विश्वास बंधुओं ने किया था। इसमें दिगंबर विश्वास, दिगंबर लिख रहा हूँ मैं, दिगंबर और विष्णु विश्वास, ठीक है, दिगंबर और विष्णु विश्वास अर्थात विश्वास बंधुओं के द्वारा नील आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, नील आंदोलन से संबंधित कौन सा विद्रोह ऐसा था जो 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद घटित हुआ था? ठीक है, तो 1857 से 1859 तक कंप्लीट वही चला था। मैंने बताया अभी 18 अप्रैल 1859 तक माना जाता है, जब तक कि तात्या टोपे को फांसी नहीं दे दी गई। 1859 में तुरंत क्या हो जाता है? नील आंदोलन। ठीक है, तो ये हुआ। 372 नंबर क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी के घोषणा पत्र में क्या शामिल नहीं था? देखिए, जब यहाँ पर इतना बड़ा विद्रोह हो गया 1857 का, 1859 तक वो कुचला जाता रहा और चलता रहा जगह जगह पर, तो ब्रिटिश क्राउन को ये फील होने लग गया कि अब भारतीयों को दाब कर इस प्रकार रखना आसान नहीं है। अब एक कंपनी की बस में ऐसा नहीं है कि वो भारतीयों को रख ले। अब जल्दी ही हमें भारत छोड़ देना होगा और इतना बड़ा सोने की चिड़िया, इतना बड़ा व्यापार का स्थल हमारे हाथ से निकल जाएगा, हम वह लाभ अब नहीं कमा पाएंगे। इसलिए डायरेक्ट ब्रिटेन इसमें इन्वॉल्व हो गया। महारानी विक्टोरिया वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गई इसमें। उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया जिसको पढ़ करके सुनाया गया। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, कब सुनाया गया? 1858 में। कहाँ सुनाया गया? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में सुनाया गया। घोषणा पत्र किसका था? महारानी का था, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, उसके अनुसार क्या किया गया? अर्थात उसके अनुसार जो काफ़ी कुछ रीस्ट्रक्चर कर दिया गया इंडिया में। सेना को रीस्ट्रक्चर किया गया और बहुत सारी चीज़ें। सेना को जातिगत रेजिमेंटों में बांट दिया गया। अर्थात जातिगत रेजिमेंट में जब ये लोग बटे रहेंगे तो ना एक हो पाएंगे, ना ही एक साथ विद्रोह कर पाएंगे। फूट डालो, शासन करो, स्टार्ट। रियासतों को गोद लेने का अधिकार दिया। सभी मैंने ऊपर बताया, झांसी वगैरह गोद लेने का अधिकार दे दिया गया ताकि रियासतें जो हैं वो असंतुष्ट ना हो जाएं। प्रशासनिक नियंत्रण क्राउन के अधीन चला गया, यही है। पील आयोग की अनुशंसा लागू की गई। देखिए पील आयोग, ये बात याद रखिएगा, पील आयोग का गठन क्यों, ये सभी हैं यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कोई भी गलत नहीं है, कोई शामिल नहीं है। ऐसे कई बार क्वेश्चन मैं शामिल कर देता हूँ क्योंकि आप यहाँ एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप अपनी तैयारी करने के लिए आप चैनल पर उपलब्ध हैं। देखिए यहाँ पे है कि पील आयोग का गठन कब किया गया था? 1858 में किया गया था। किस लिए किया गया था? 1857 के विद्रोह के कारणों को जानने के लिए और उसके लिए करना क्या है, ठीक है, उसमें संस्तुति क्या देनी है, आगे से कैसे डील करना है उसके साथ, इंडियंस के साथ, उन सब के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। अर्थ कुल मिलाकर के सेना को जो है किस प्रकार रिस्ट्रक्चर करना है। तो इसकी अनुशंसा के आधार पर भारतीय सैनिकों की तुलना में अनुपातिक रूप से ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। जितना पहले था ब्रिटिश, जैसे 10 भारतीय पर 1 ब्रिटिश सपोज कर लीजिए, तो 6 भारतीय पर 1 ब्रिटिश, ऐसा कुछ कर दिया गया। ठीक है, अनुपात बढ़ा दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस आयोग की अनुशंसा पर भारतीयों के सापेक्ष ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, तो 1858 के पील आयोग को याद रखिएगा। ठीक है, वह महिला जो 1857 के विद्रोह में सैनिकों के साथ लड़ी, वो भी पुरुष भेष बनाकर लड़ी। ठीक है, पुरुष भेष बनाकर लड़ी, तो उनका नाम था अजीजन बाई। अब अजीजन बाई कौन थी? इनका नाम तो ज़्यादा सुना नहीं गया है, तो आज सुन लीजिए। ये कानपुर की एक नर्तकी थी। ठीक है, कानपुर से इनका संबंध था, नर्तकी थी। तात्या टोपे वगैरह के साथ इन्होंने नाना साहब की सेना में पुरुष भेष में तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर लड़ी थी। ठीक है, महिलाओं की, जैसे रानी हजरत महल, लक्ष्मीबाई, लड़ाई इन लोगों ने भी था, लेकिन ये महिलाओं के भेष में ही लड़ती, तो उन्होंने पुरुषों का चोला पहन करके लड़ाई करी थी अजीजन बाई जी ने। ठीक है, तो एक सम्मानीय नाम है, याद रखिए इनको। ऑप्शन ए।
374 मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? बहुत इजी है, आप लिख दीजिएगा कमेंट में। 375 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने पुनः सर्वप्रथम कहाँ अधिकार जमा लिया? पुनः सर्वप्रथम कहाँ इन्होंने अधिकार जमा लिया था? तो बताइए, पुनः सर्वप्रथम कहाँ अधिकार जमा लिया था? सबसे पहले विद्रोह दिल्ली में हुआ, दिल्ली में सबसे पहले दबाया भी है, तो अधिकार पुनः सबसे पहले दिल्ली में ही जमा लिया गया उनके द्वारा। क्रांति के दौरान अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था? रिपीटेड क्वेश्चन है। औवा के ठाकुर कुशल सिंह, ठीक है, अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को हरा दिया। औवा एक जगह, उसके ठाकुर कुशल सिंह। चलिए बताइएगा औवा कहाँ पे पड़ता है, किस स्टेट में है वर्तमान में? ठीक है, इसे जोधपुर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी के आसपास। 1857 के विद्रोह पर, अर्थात विद्रोह के कारणों पर, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, पहले थोड़ा सा गलत हो गया था, विद्रोह के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उनकी एक पुस्तक भी है, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। कॉज मतलब कारण, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा सुमेल नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेल नहीं है? देख लीजिए, ये हैं कुछ स्थान, और यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था, प्रमुख विद्रोही नेता, ठीक है, फतेहपुर अजीमुल्ला, इलाहाबाद लियाकत अली, कानपुर नाना साहब, दिल्ली बहादुर साहब। बिल्कुल सही है, कई बार आप पढ़ चुके होंगे। 379 नंबर क्वेश्चन है आपका, फैजाबाद में किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह का दमन किया? देखिए, कई बार लखनऊ पूछा था आपसे, कानपुर पूछा जाएगा, तो इसकी भी एक लिस्ट आपको लास्ट में मिल भी जाएगी, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी पूरा विथ डिटेल। तो अभी ऐसा देख लीजिए, 379 कहाँ है? फैजाबाद में। तो फैजाबाद में नील के द्वारा, जो अंग्रेज जनरल था नील, उसने विद्रोह को दबाया था। विंसेंट आयर ने किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया था? विंसेंट आयर ने बरेली में। बरेली का नेता कौन था? बरेली का नेता कौन था? खान बहादुर खान, ठीक है, बरेली खान बहादुर खान। फतेहपुर में अजीमुल्ला, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, इलाहाबाद में लियाकत अली। चलिए, निम्न कथनों पर विचार किया था, असत्य की पहचान करें। रिबेलियन 1857 के लेखक पीसी जोशी थे, ठीक है, रिबेलियन 1857 के लेखक जो थे वो पीसी जोशी थे। क्या ये सही है? दूसरा, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखा था, तो यह भी सही है और यह भी सही है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, रिबेलियन 1857 पीसी जोशी। तो कह रहा है कैसे कथन की पहचान करना? असत्य की। तो इसमें असत्य कोई नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। तो क्या हमेशा ध्यान दिया करिए, असत्य या सत्य क्या पूछ रहा है। अगर सत्य पूछ रहा होता तो एक और दो दोनों हो जाता, लेकिन क्योंकि असत्य पूछ रहा है इसलिए ना तो एक ना तो दो, कोई असत्य नहीं है। 382 नंबर क्वेश्चन आपका कहना चाह रहा है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करिए तथा कोड की सहायता से अपने उत्तर को अंकित करें आप। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद। देखिए, इसको अगर आप इसी क्रम में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले दिल्ली में हुआ, मैंने कहा दिल्ली में सबसे पहले हुआ, ठीक है। तो दिल्ली में अगर सबसे पहले हुआ विद्रोह, सबसे पहले दबाया गया, तो इसमें सबसे पहले की तिथि कौन सी है देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ हिंट हो जाएगा आपको एलिमिनेट करने के लिए। 6 जून 57 तो मई सबसे पहले आता है, तो ये दिल्ली में हो गया, ठीक है, दिल्ली में होगा ऑप्शन 4। तो ना तो ए हो सकता है और ना ही आपका सी हो सकता है, तो 4 दो जगह हैं, ठीक है। अब बी का 3 दिल्ली के बाद फिर लखनऊ में होता है, लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद में, तो हो जाएगा आपका सही 4 3 2 1। ये तिथियाँ आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आम लोगों के मध्य विशेष भूमिका निभाने वाले शाहमल का संबंध कहाँ से था? देखिए जो शाहमल थे वो सामान्य आदमी थे, वो कोई विशेष ना रजवाड़े संबंधित थे और ना ही कहीं से, बिल्कुल कृषक टाइप के आदमी थे, सामान्य नागरिक, आम नागरिक। उनका संबंध बागपत से था, उत्तर प्रदेश के बागपत से था। उन्होंने किया क्या, देखिए उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। धीरे धीरे रातों रात, मतलब रात भर वो जाते थे इधर उधर, लोगों से मिलते थे। 84 गाँव के जो प्रधान थे, ग्राम सरपंच थे, उनका उन्होंने एक संगठन बना लिया, अर्थात उनको संगठित कर लिया, सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया, जहाँ पर विद्रोह को दबाया जाता था उससे संबंधित नदियों पर बने पुल को उन्होंने तोड़ दिया ताकि सेना आर पार जा ना सके। उन्होंने जो गवर्नमेंट की टेलीफोन लाइंस थे उनको काट दिया ताकि संचार व्यवस्था क्लियर ना हो सके। यमुना नदी के किनारे दिल्ली के पास बना हुआ था एक सरकारी सिंचाई बंगला, डाक बंगला, सिंचाई विभाग का डाक बंगला, उसको कब्जा कर लिया और वहीं से अपनी ऑफिस संचालित करने लग गए। और इनके साथ इतना बुरा हश्र हुआ था कि जुलाई 1857 में, याद रखिएगा, शाहमल को जुलाई
1857 में ही पकड़ लिया गया था। एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज सेनापति था डनलप के द्वारा पकड़ लिया गया और इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े काट दिए गए। ठीक है, लोगों को भयभीत करने के लिए, ताकि दोबारा कोई इस तरह का विद्रोह ना कर सके। उन्होंने भी अंग्रेजों को बहुत परेशान किया, बहुत ही हानि करी। और 21 जुलाई को, ठीक है, 21 जुलाई को, जुलाई 1857 में ही पकड़ा गया और 21 तारीख को इनका सर चौराहे पर लटका दिया गया ताकि पब्लिक देखे और डरे। तो इनका संबंध कहाँ से था? बागपत से। आई होप शाहमल के बारे में आपने कुछ समझा होगा। 384 नंबर क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह को एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो किसने कहा था? सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर जी ने कहा था। और अगर ये पूछा जाए, ना ही प्रथम ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कुछ भी नहीं था, तो किसने कहा? आर.सी. मजूमदार। मजूमदास लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, मतलब मिस रिटन है, कह सकते हैं, मजूमदार मानिएगा इसको। तो दोनों कथन बहुत बार आते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। अभी कुछ कथनों से संबंधित लिस्ट आपको लास्ट में मिल जाएगी। सावरकर जी ने क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सुनियोजित, ठीक है। और मजूमदार जी ने कहा ना सुनियोजित था, ना ही प्रथम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, मजूमदार ने कहा था ऐसा। चलिए, सबके अपने अपने व्यू होते हैं। 385 नंबर क्वेश्चन, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही आसान है, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में कुछ बातें और आप जान लीजिए। उस समय गवर्नर जनरल था। और एक क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसके द्वारा बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग था, तो लॉर्ड कैनिंग ही बनाएगा। ठीक है। व्हाइट इम्यूनिटी या श्वेत विद्रोह, ये तात्पर्य क्या है? व्हाइट इम्यूनिटी या श्वेत विद्रोह का तात्पर्य क्या है? तो व्हाइट इम्यूनिटी आपसे पूछा जा रहा है, तो व्हाइट इम्यूनिटी ये होता है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, इम्यूनिटी नहीं, म्यूटिनी, व्हाइट म्यूटिनी। ठीक है, म्यूटिनी माने विद्रोह होता है, इम्यूनिटी माने तो प्रतिरोधकता होता है। तो व्हाइट म्यूटिनी विद्रोह, श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह क्या था? देखिए, ब्रिटिश ताज के सैनिकों का विद्रोह नहीं, ब्रिटिश कंपनी अर्थात कंपनी के सैनिकों का विद्रोह यही था। उपरयुक्त दोनों शामिल थे, दोनों लोग नहीं शामिल थे। अंग्रेज सैनिकों द्वारा भारतीयों का सहयोग, ये ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए कि इन्होंने विद्रोह क्यों किया। जब 1858 में 1 नवंबर को महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया इलाहाबाद में, तो कहा गया कि अब सारी सेना जो कंपनी की है वो ब्रिटिश के अधीन काम करेगी। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन काम करेगी। तो उस समय क्या किया गया, कई सारे भत्ते जो थे ब्रिटिश सैनिकों के वो काट दिए गए और कहा गया अब अस्थायी सैनिक हो गए ये सरकार के, और इनको कहीं भी लड़ने के लिए भेजा जाएगा, इनको समुद्र पार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से वो नाराज़ हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। वो कौन लोग थे? कंपनी के सैनिक थे। व्हाइट म्यूटिनी का संबंध कंपनी के सैनिकों से है, जो उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब मैंने 4 क्वेश्चन शामिल कर दिया आपसे, भूगोल से संबंधित अफ्रीका महाद्वीप का है, जिसको बस चेंज करने के लिए थोड़ा सा। और वैसे मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया 1857 के विद्रोह के बारे में, और इतना आपको जान लेंगे और अभी जो मैंने नक्शे लगाया उसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, तो फिर आपका कभी कुछ आगे गलत नहीं होने वाला। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो सकते हैं परीक्षा में जाने के लिए इस टॉपिक से। अफ्रीका में झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका में झीलों का देश, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, लेकिन अफ्रीका में झीलों का देश किसको कहते हैं? युगांडा को कहते हैं। ठीक है, युगांडा को कहते हैं। एक बार सामने मैप रखिएगा, देखिएगा युगांडा कहाँ पर स्थित है। अफ्रीकी झीलों को उत्तर से दक्षिण तक क्रमवार लगाइए। ठीक है, क्रमवार लगाइए तो देखना है। देखिए, एक पड़ता है महान रिफ्ट वैली अफ्रीका में, महान रिफ्ट वैली। देखिए, अफ्रीका अगर ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए बहुत अच्छा मैप नहीं बना सकता मैं, तो यहाँ शुरू होकर ऐसे ऊपर तक जाता है। इस जगह ऐसे ऐसे जो झीलें पड़ती हैं, उन्हीं में से ये झीलें हैं। तो टंगानिका, न्यासा, अल्बर्ट और एडवर्ड, ये 4 झीलें अफ्रीका की, इनको उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाना है। तो इसमें सबसे पहली झील हो जाएगी अल्बर्ट, फिर हो जाएगी, देखिए, अल्बर्ट 2 नंबर, फिर उसके बाद हो जाएगी एडवर्ड 1 नंबर, फिर हो जाएगी टंगानिका, फिर हो जाएगी न्यासा। इस प्रकार से अल्बर्ट, एडवर्ड, टंगानिका और न्यासा। इसको एक बार मैप में देखिएगा। वैसे बहुत जल्द ही मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ आपके लिए भूगोल का बिट मैप, कुछ क्लासेस, ये पहले सीरीज खत्म हो जाए तब आप देखेंगे कि भूगोल कैसे पढ़ा जाता है। फिर 389 नंबर क्वेश्चन, कितने देशों से विषुवत रेखा गुजरती है? कितने अफ्रीकी देशों से विषुवत रेखा गुजरती है? तो जो विषुवत रेखा है 6 अफ्रीकी देशों से गुजरती है। ठीक है, उन 6 का नाम क्या है आपको हम बता दें। गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया और सोमालिया। चलिए आपको बताते हैं, इसको याद करने का एक कोड छोटा सा।
ठीक है, शायद आपको अच्छा लगेगा। वैसे कोड पे ज़्यादा भरोसा मैं करता नहीं, बार बार बताता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप याद कर सकें तो याद करिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा उसको। बस याद रखिएगा, 6 और देशों के नाम याद कर लीजिएगा। गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया। ठीक है, ऐसे याद करिए, गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया एंड सोमालिया। सबसे पहले याद कर लिए KCC। KCC आपने 3 याद कर लिया तुरंत। ठीक है, अब इससे कौन कौन सा हो गया ये? केनिया, कांगो, ठीक है, और केनिया, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, मैं बना रहा था वैसे ही, 1 मिनट, ये मैंने हो जाएगा, देखिए गैबन, अच्छा गैबन, कांगो, केनिया, जायरे, युगांडा, सोमालिया। तो इसका कुछ ऐसा नहीं बन पाएगा, चलिए छोड़ते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये चारों देश शामिल है, इरिट्रिया, सोमालिया, ये 2 बार इरिट्रिया लिख गया है, इथोपिया, ठीक है, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, तो इसको इथियोपिया लिख लीजिएगा, इथियोपिया। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है जो लोगों में प्रचलित है, सीड। ठीक है, जिबूती की स्पेलिंग क्या होती है? DJIBOUTI, जिबूती ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती। ठीक है, इसमें ये चारों शामिल है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन है? जो ऐसे अफ्रीका में ये लास्ट ऐसे पड़ता है यहाँ पे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो गैंडे की हॉर्न सिंह की तरह से प्रतीत होता है। चलिए अब देख लेते हैं एनेक्सर जो हमने लगाया हुआ है 1857 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में एक ना एक नंबर लेके गिरेगा ज़रूर। जो 3 एनेक्सर है वो देख लीजिए ज़रूर। ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वैसे भी किताब का नाम भी इनके ही, विनायक दामोदर सावरकर। 1857, A.N. सेन। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, R.C. मजूमदार। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, T.R. होम्स। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसमें सारी किताबें आई नहीं, कभी ना कभी आई ज़रूर है परीक्षा में। रिवेलियन 1857, P.C. जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, मैंने कहा कि सबसे पहले इसके कारणों पर किसने लिखा था? तो सर सैयद अहमद खान जी ने लिखा हुआ था। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। अब इसके बाद यह है 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र, विद्रोह की तिथि, मतलब ऐसे एस्ट्रोनोलॉजी लगा पाएंगे तिथि से, और किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाया? दिल्ली में, देखिए याद कर लिए, दिल्ली में बहादुर शाह, जो उनका मेन सैन्य नेतृत्व करता थे बख्त खान थे, बहादुर शाह सिर्फ सांकेतिक रूप से सिंहासन पर बैठा दिए गए थे। ठीक है, तो किसने, एक कमेटी बनी थी, यहाँ जान लीजिए कमेटी बनाई गई थी दिल्ली में लोगों के द्वारा, दरबारियों के द्वारा, जिसने बहादुर खान को बैठा दिया था। उनके कमांडर इन चीफ कौन थे? बख्त खान थे। यहाँ पर दबाया कौन था विद्रोह? निकलसन और हडसन। लखनऊ, बेगम हजरत महल और वर्जिस कादिर। यहाँ पर कॉलिन कैंपबेल ने दबाया। झांसी और ग्वालियर, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे मिलकर के, जनरल ह्यू रोज ने दबाया। कानपुर, नाना साहब, तात्या टोपे। सैन्य नेतृत्व, यहाँ नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉलिन कैंपबेल ने दबाया। इलाहाबाद, लियाकत अली और कर्नल नील ने दबा दिया। फैजाबाद में कर्नल नील ने दबा दिया, मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर, कुंवर सिंह और अमर सिंह 2 लोग, विलियम टेलर व विंसेंट आयर, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न। सारे पूछे जरूर गए हैं, कभी कभी मैच करने के लिए, कभी कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं सुमेलित है, या वन लाइन में बना करके। बरेली में खान बहादुर खान, विंसेंट आयर ने दबाया विद्रोह। फतेहपुर, अजीमुल्ला, जनरल रेनॉल्ड ने। और ये है आपका क्रम, जिस क्रम में विद्रोह हुए थे देख लीजिएगा। दिल्ली में 11 मई, 4 जून को झांसी और लखनऊ में, कानपुर में 5 जून को, इलाहाबाद में 6 जून को, फैजाबाद में जून में हुआ लेकिन इससे बाद में हुआ था, डेट यहाँ पे क्लियर नहीं है। जगदीशपुर में 12 जून को, 87 पास का है। बरेली में जून में हुआ था। फतेहपुर में 1857 लिखा नहीं कब हुआ था, डेट नहीं क्लियर। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। भारतीय इतिहासकारों के मत, जो जैसे कि कथन है किसने क्या कहा, इस पे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस पे किसने अपने कौन से मत को व्यक्त किया था, वो भी यहाँ बताएगा। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ था। डॉक्टर A.N. सेन के अनुसार जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हो गया। डॉक्टर S.N. सेन ने ऐसा कहा। अशोक मेहता का क्या कहना था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। इसको राष्ट्रीय किसने बताया? अशोक मेहता ने। बी डी सावरकर ने क्या बताया? 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए हो गया।
मजूमदार जी ने क्या कहा, आर से मजूमदार, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय, इन्होंने तथाकथित कहा, प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं था, सब बेकार था। मजूमदार। पीसी जोशी, यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ एक विप्लव था, विद्रोह था, पीसी जोशी के अनुसार। बिपिन चंद्रा ने क्या बताया, 1857 ईस्वी का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त करने का भक्तिपूर्ण प्रयास। अगर भक्तिपूर्ण की बात आ जाए तो बिपिन चंद्रा जी को याद कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, इनके जो ग्रुप में दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान, इन लोगों ने इसको किस रूप में देखा था। 1857 ईस्वी का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। ठीक है, इन्होंने ऐसा बताया। तो ये हो गया आज का सेशन। आई होप आपने काफ़ी कुछ जाना होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, पास में लगा हुआ बेल का आइकन क्लिक करिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे व्हाट्सएप का हो, या अन्य जो भी हो, इसको शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करिए, और डिसलाइक करने के कारणों को नीचे कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, और इसी तरह की अच्छी वीडियोस पाने के लिए, अच्छे मटेरियल्स पाने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। हमारे द्वारा चलाई जा रही वहाँ पॉलिटी की MCQ और डिटेल्ड दोनों प्रकार की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। रजनीश सर द्वारा साइंस और अन्य वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।